हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बायोलॉजी की लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी और इसके अंदर हमने लगभग 11 क्लासेस अटेंड कर ली थी या 11 टेस्ट हमने दे दिए थे। आज अपना नेक्स्ट ये क्लास है या नेक्स्ट अपना पेपर है। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसका जो लाइव चैट बॉक्स है इस क्लास का, उसमें आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एक जो इसके बाद में जो क्लास लगने वाली है केमिस्ट्री की, उस पर आप ओके कर लीजिए। उस क्लास में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं कुछ, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो पहले जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में वो क्लास आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव किसके द्वारा स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रमस्तिष्क के द्वारा, बी है आपका अनुमस्तिष्क के द्वारा, सी है ग्रहण पिंड के द्वारा और डी है आपका कोराइड प्लेक्सस के द्वारा। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव किसके द्वारा स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कमेंट करके जवाब देना है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, है ना। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव जो है, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सबका सही जवाब है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कोराइड प्लेक्सस के द्वारा स्त्रावित होता है। ध्यान रखना किसके द्वारा? कोराइड प्लेक्सस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ए है आपका प्रमस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है आपका डाई एनसेफेलोन और डी है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। जवाब देना है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस क्लास की PDF भी आपको क्लास ख़त्म होने के बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, बच्चे इसका जवाब देते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। बिल्कुल जिन बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब है। प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रमस्तिष्क की अगर बात करें तो इसको सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेरिब्रम के नाम से इसे जाना जाता है। जो बच्चे नए नए आए हैं, फिर से कह देना चाहता हूँ बेटा, जो लाइव चैट बॉक्स चल रहा है उसमें लिंक दिया है ऊपर, वहाँ जाके आप केमिस्ट्री की क्लास को अटेंड कर सकते हो इस क्लास के बाद में। तो पहले जाके वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, परकिंजीय कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स में, बी है अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में, सी है स्तनधारियों के हृदय में और डी है कोई नहीं। कमेंट करके जवाब बताना है बेटा। परकिंजीय कोशिका कहाँ पर पाई जाती है? प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स, अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स, स्तनधारियों के हृदय में और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। कमेंट करके जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अपन प्रमस्तिष्क परकिंजीय कोशिकाओं की। तो परकिंजीय कोशिकाएं जो है बेटा, वो अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में पाई जाती है। जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब देते हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास का जो लिंक है वो मैंने डाला है लाइव चैट बॉक्स में, वहाँ जाके आप उसको अटेंड। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ए है आहार नाल से, बी है मुख से, सी है छोटी आंत से और डी है बड़ी आंत से। मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? आहार नाल के अंदर, मुख के अंदर, छोटी आंत या बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन या यहाँ पर हो जाएगा माउथ, ठीक है। कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है इसका मुख, बिल्कुल मुख के अंदर बेटा क्या हो जाता है? मुख के अंदर ही क्या हो जाता है? भोजन का पाचन जो है वो स्टार्च पाचन का जो है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पर मानव शरीर के अंदर लार में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख के अंदर लार पाई जाती है। लार के अंदर बताना है बेटा किसका पाचन होता है। ए है प्रोटीन का, बी है वसा का, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है उपरोक्त सभी। लार में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। यहाँ पर बात करते हैं अपन, लार के अंदर किसका पाचन होता है। बिल्कुल लार के अंदर अगर अपन बात करें तो लार के अंदर एंजाइम होता है टाइलिन और लाइसोजाइम, जो किसका पाचन करता है? बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार के अंदर टाइलिन होता है, इसके अलावा क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, जो क्या कर देते हैं बेटा? टाइलिन का पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। ए है आमाशय में, बी है आहार नाल में, सी है अग्नाशय में और डी है मुख में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है?
कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। ठीक है, अगर आज इस क्लास पर 50 बच्चे लाइव जुड़ जाते हैं तो कल से मैं आपको रोजाना 100 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से सोल्व करवाने वाला हूं। मानव शरीर में प्रोटीन की पाचन की बात करते हैं तो बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। आमाशय को स्टोमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछ ले कि दूध का जो पाचन है वो किसके द्वारा, कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, तो दूध का पाचन होता है रेनट एंजाइम के द्वारा। ठीक है, दूध का पाचन किसके द्वारा होता है, दूध का पाचन रेनट एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, ऐच्छिक पेशीय समन्वय किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ए है आपका अनुमस्तिष्क, बी है हाइपोथैलेमस, सी है मेडुला ऑब्लांगेटा और डी है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। कमेंट करके जवाब देना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेटा इस क्लास के बाद में केमिस्ट्री की क्लास लगने वाली है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, ये जो लाइव चैट बॉक्स है इसमें सबसे ऊपर दिया है और वहाँ पर क्लिक करके उस क्लास को आपको अटेंड करना है। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में वो क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं, बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल पेशीय समन्वय की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क गोलार्ध। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है सबका सही आंसर है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलते हैं। मानव शरीर में ग्रोथ हार्मोन बताना है। ए है पीयूष ग्रंथि से, बी है अग्नाशय ग्रंथि से, सी है थायराइड ग्रंथि से और डी है उपरोक्त सभी से। जवाब देना है मानव शरीर में ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल यहाँ पर अपन बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलेंगे, मास्टर ग्रंथि से, और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। और यहाँ से ही क्या निकलता है, यहाँ से आपका क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, वृद्धि करने वाले हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है कि कौन सी ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों से पूछा जा सकता है, नीट में बहुत बार पूछा है, जेट के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। कौन सी ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ए है पीनियल ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और डी है पीयूष ग्रंथि। जवाब देना है कौन सी ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं, बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल काय ग्रंथि को या पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। बिल्कुल पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर होती है और मस्तिष्क के अंदर जो पीनियल ग्रंथि होती है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से, या हिंदी में अगर इसको बात करें तो जैविक घड़ी, शरीर की जैविक घड़ी कहलाती है। ठीक है, आगे बात समझ में तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। ए है मस्तिष्क में, बी है गले में, सी है उदर में और डी है हृदय में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। आज जो प्रश्न लेके आया हूँ सारे के सारे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको पसंद आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दीजिए। यहाँ पर बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भाग में चोट लग जाने पर स्मृति क्षीण हो जाती है। ए है आपका मेडुला, बी है प्रमस्तिष्क, सी है अनुमस्तिष्क और डी है हाइपोथैलेमस। कमेंट करके जवाब देना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। और इसके अलावा मैं फिर से जानकारी देना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक लिंक पर जाकर अगर क्लास का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है इस क्लास के बाद में, उसका लिंक मैंने लाइव चैट बॉक्स में सबसे ऊपर दिया है, वहाँ जाके आप उसको क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रमस्तिष्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 2 जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है, इसको अपन सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। गया है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है। रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए है आपका थायराइड ग्रंथि, बी है पैराथायरॉइड ग्रंथि, सी है पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय के नाम से भी इसे जाना जाता है और डी है पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ पर जवाब देना है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है।
ए, बी, सी या डी? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं अपन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों ने पैराथायराइड जवाब दिया है बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है बेटा वो कहाँ पर होती है, ये भी ध्यान रखना है। जो आपके थायराइड ग्रंथि होती है इनके दोनों तरफ पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? एच आकार की ग्रंथि जवाब देना है। ए है थायराइड ग्रंथि, बी है अग्नाशय ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि और डी है कोई नहीं। निम्न में से एच आकार की ग्रंथि का जवाब देना है। एच आकार की ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड, अग्नाशय, पीयूष या कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो शरीर में जो एच आकार की ग्रंथि होती है वो आपके पैराथायराइड होती है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, पैराथायराइड ग्रंथि है ना, तो ध्यान रखना। इस एच आकार की ग्रंथि की बात करते हैं तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो शरीर में किसके आकार की होती है बेटा? एच आकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरा टाइप नहीं हुआ, शायद मिस्टेक होगी, पैराथायराइड ग्रंथि यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर दिया है इमरजेंसी हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ए है पीयूष ग्रंथि से, बी है एड्रिनल ग्रंथि से, सी है अग्नाशय ग्रंथि से और डी है पीनियल काय से? इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से निकलता है? इमरजेंसी हार्मोन की बात करते हैं। बिल्कुल, इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से निकलेगा बेटा? कमेंट करना है आप लोगों को। यहाँ पर बच्चे कमेंट करते हैं सर इमरजेंसी हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। बिल्कुल, एड्रिनल ग्रंथि से इमरजेंसी हार्मोन का स्त्रवण होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर का जो वृक्क होता है या जो किडनी वाला हिस्सा होता है उस किडनी वाले हिस्से के ऊपरी भाग में पाई जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपरी भाग में पाई जाती है। और इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग हार्मोन, अगर पूछ ले कि लाइफ सेविंग हार्मोन कहाँ से निकलते हैं या तुरंत डिसीजन लेने वाले जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, तो आप लोगों को जवाब देना है एड्रिनल ग्रंथि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 15, किडनी की यूनिट है। किडनी की यूनिट बतानी है आपको। ए है मैक्रोन, बी है नेफ्रॉन, सी है रेकॉन और डी है कोई नहीं। किडनी की यूनिट कौन सी होगी? कमेंट करके बताना है। किडनी की यूनिट, किडनी यानी कि वृक्क है ना, वृक्क की बात करते हैं तो वृक्क की इकाई, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं वृक्क की इकाई या किडनी की इकाई क्या हो जाएगी? वृक्क या किडनी की इकाई। कमेंट करना है ए, बी, सी, डी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है नेफ्रॉन, बिल्कुल सबका सही जवाब है बेटा। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन शरीर के अंदर जितने भी तरल होते हैं उन तरल को शुद्धिकरण करने का कार्य क्या करती है? नेफ्रॉन वृक्क करती है। और वृक्क जो होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो नेफ्रॉन्स मिलकर क्या करते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर वृक्क या किडनी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें दिया गया है हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं करता है। ए है यौन व्यवहार, बी है परासरण विनिमय, सी है आपका भूख और तृप्ति और डी है रचनात्मक चिंतन चेतना। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं करता है। फिर से बता देता हूँ, केमिस्ट्री की क्लास लगने वाली है आपकी। केमिस्ट्री की क्लास का लिंक मैंने नीचे दिया है, वहाँ जाके आप इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि उस क्लास को आप अटेंड कर सको। वो क्लास इस क्लास के बाद में होने वाली है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं इसके राइट आंसर की, हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं करता है के बारे में, परासरण को नियंत्रित करता है, भूख तृप्ति को करता है, रचनात्मक चेतना को करता है, लेकिन यौन व्यवहार को वो नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अगला यहाँ पर दिया है मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर जवाब देना है मादा जनन हार्मोन कौन सा होगा बेटा? ए, बी, सी या डी? मादा जनन हार्मोन। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं मादा जनन हार्मोन की। बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और नर की अगर बात करें तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर की बात करते हैं तो नर जनन हार्मोन आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में वापस से 17 आ गया, कोई बात नहीं, ये 18 नंबर वाला प्रश्न है। यहाँ पर बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय ग्रंथि, बी है पीनियल ग्रंथि, सी है एड्रिनल ग्रंथि और डी है पीयूष ग्रंथि। सबको पता है इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है
तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है। कौन सा हो जाएगा बेटा? डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जब डायबिटीज़ रोग हो जाता है तो डायबिटीज़ रोग के अंदर इंसुलिन की क्या दी जाती है? टैबलेट्स दी जाती है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो आपके ऊँटनी के दूध में भी पाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो रक्त के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है इंसुलिन का अग्नाशय, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन के बारे में और बताऊं तो कमी से डायबिटीज़ मेलिटस डिजीज़ हो जाती है, जिसमें रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 दिया गया है कि फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है? जवाब देना है फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B9? फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल का जवाब देना है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल 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 बेटा, सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों की संख्या संतोषजनक नहीं है बेटा, शेयर किया करें और पूरी क्लास को अटेंड किया करें, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तुम लोग क्लास अटेंड कर लेते हो लेकिन लाइक तक नहीं करते हो, जबकि पता है कि आपके लाइक करने से उल्टा ये जो क्लास है इसकी ग्रोथ होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन तुम लाइक भी नहीं करते हो, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, इसलिए मेरा क्लास लेने का मन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं B9, बिल्कुल B9 जिन बच्चों ने जवाब दिया है सबका सही जवाब हो जाएगा। फोलिक एसिड किस में होता है बेटा? करोंदा के अंदर होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर 19वां दिया गया है यहाँ पर कि डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? ए है आपका 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, बी है 22वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, सी है 21वें गुणसूत्र की कमी से और डी है 22वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से या 22वें गुणसूत्र की कमी से, है ना। यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, राइट आंसर तो कुछ और है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो डाउन सिंड्रोम पूछा गया है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? कमेंट करके बताना है ना, कमेंट करके बताना है। 22वें गुणसूत्र या 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, या इसको ट्रायोसोमिक भी कहते हैं, कि यानी कि इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज बन जाती है, 2 की जगह 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं डाउन सिंड्रोम का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण आपका क्या हो जाएगा बेटा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अच्छा, सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? विभिन्न रोगों का जो समूह होता है, विभिन्न रोगों के समूह को अपन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंड्रोम अगर आपसे पूछ ले तो विभिन्न रोगों का समूह सिंड्रोम कहलाता है। चलिए, सिंड्रोम से रिलेटेड एक प्रश्न और है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर पूछा है पटाऊ सिंड्रोम किस कारण होता है? ये है आपका 11वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 12वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या 14वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। अब यहाँ पर जवाब देना है पटाऊ सिंड्रोम किस कारण होता है। कमेंट करके बताना है बेटा, A, B, C या D। पटाऊ सिंड्रोम की बात करते हैं, पटाऊ सिंड्रोम का जवाब देना है A, B, C या D। यहाँ पर बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम की, तो पटाऊ सिंड्रोम का क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, पटाऊ सिंड्रोम का हो जाएगा आपका 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमिक एंट्री, या 13वें गुणसूत्र में 2 की जगह 3 पेयर जब बन जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है? पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करना चाहते हैं। अगला यहाँ पर दिया है हड्डी को जोड़ने वाला रासायनिक पदार्थ बताना है बेटा। हड्डी को जोड़ने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होगा? ए है आपका लिगामेंट, बी है आपका पेट्रियोल, सी है आपका कैल्शियम और डी है मैग्नीशियम। हड्डी को जोड़ने वाला, 2 हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको जोड़ने वाला रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है वो कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अपन, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब है, लिगामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए बीच में इसका पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर दिया गया है कि ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए है हार्मोन, बी है हड्डियाँ, सी है एंजाइम और डी है कोई नहीं। ओस्टियोलॉजी का बताना है, ओस्टियोलॉजी क्या होगा बेटा? ओस्टियोलॉजी का बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं। ओस्टियोलॉजी जो है उसमें अपन अध्ययन करते हैं हड्डियों का। बच्चे बी जवाब देते हैं, बी जिन बच्चों ने जवाब दिया है सबका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? लगभग 206 के समथिंग हड्डियाँ होती हैं। क्या ये मेरी बात सही है क्या? कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोगों को बताना है, शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ए है आपका 10 जोड़ी, बी है 12 जोड़ी, सी है 14 जोड़ी और डी है 16 जोड़ी। जवाब देना है शरीर में
पसलियों की संख्या पाई जाती है? ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या 16? बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 12 जोड़ी क्या पाई जाती है बेटा? शरीर के अंदर 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है? शरीर के फेफड़ों को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ए है आपका मेसिन प्रोटीन, बी है आपका ओसिन प्रोटीन, सी है आपका रेसिन प्रोटीन और डी है आपका कोई नहीं। हड्डियों के अंदर बताना है बेटा। हड्डियों की बात करते हैं तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिच कान के अंदर, और सबसे बड़ी हड्डी जो है या सबसे लंबी हड्डी जो है वो आपकी फीमर होती है। फीमर को सबको पता है कि फीमर जो है घुटने से ऊपर जांघ की जो हड्डी होती है, जिसको बट्स भी बोलते हैं, वो आपकी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी मजबूत भारी हड्डी होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ उससे पहले यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओसिन। जिन बच्चों ने यहाँ पर ओसिन जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 25, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बताना है बेटा। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा और डी है खनिज लवण। बताना है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कौन सा होगा। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको खाने के बाद में तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, वो क्या होगा? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अपन इंस्टेंट एनर्जी सोर्स की। तो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं सर इंस्टेंट एनर्जी सोर्स तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? किशमिश या रेजिन के अंदर पाया जाता है। लगभग आपका 72 से 75% के समथिंग, यानी कि जो किशमिश होती है, सूखा अंगूर भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमें कभी भी एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन जो है वो कभी भी एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन बॉडी के अंदर कुछ और होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 26, जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है? कमेंट करके बताना है जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है। ए है आपका स्टार्च, बी है ग्लाइकोजन, सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है। ए है आपका स्टार्च, बी है ग्लाइकोजन, सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर? जंतुओं में भोजन की बात करते हैं तो जंतुओं में भोजन का संचय जो है वो किस रूप में हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं जंतुओं में भोजन का संचय। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य के अंदर बात करें तो मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु ही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी भोजन का जो है संचय जो होगा वो किस रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। अगर पादप के संदर्भ में पूछता है तो पादप में भोजन का संचय किस रूप में होगा बेटा? पादप में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सारे के सारे प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, कोशिका में वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है? ए है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है आपका RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है राइबोसोम और डी है केंद्रिका। तो यहाँ पर जवाब देना है, बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं, कोशिका में वसा का संश्लेषण। वसा संश्लेषण की बात करते हैं तो बच्चा इसका जवाब क्या हो जाएगा? वसा संश्लेषण जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसने इसका जवाब दिया है SER, बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। चिकनाहट क्यों होती है? क्योंकि वसा होती है इसलिए इसमें चिकनाहट होती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वैसे तो लिंक मैंने डाल दिया है, अगर लिंक अवेलेबल नहीं होता है तो ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको तुरंत ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए। हो सकता है थोड़ा समय भी लग जाता है कभी कभी, तो बार बार मैसेज करके परेशान ना किया करें, ठीक है। आपको हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और जितनी भी पुरानी PDF है सभी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, एक कोशिका में प्रश्न दिया गया है कि एक कोशिका में
एक कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं ना, एक कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। जवाब देना है बेटा, एक कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। ए है 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 5 प्रकार और डी है 6 प्रकार। जवाब देना है एक कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें आरएनए की, तो आरएनए जो है बेटा कितने प्रकार के होंगे, कमेंट करके बताना है जल्दी से। बच्चे भी कम हैं, जितने बच्चे शाम को जो 5 बजे वाली क्लास आती है उसमें लगभग 55+ बच्चे लाइव चलते हैं रोज़ाना और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस क्लास में क्लास लेने के पीछे का रीज़न यानी कि हालांकि उससे इंपॉर्टेंट क्लास ये है आप लोगों के लिए, लेकिन आप इसको शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, है ना। जिन बच्चों ने 3 जवाब दिए हैं सबका सही जवाब है। एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए, एक होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, एक होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि जो कोशिका के अंदर यानी कि जो आपके बात करते हैं जो कोशिका के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है वो एक जेनेटिक आरएनए होता है ना। तो वायरस के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो क्या करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। लेकिन जो कोशिका के अंदर आरएनए पाया जाता है वो कभी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एटीपी का निर्माण स्थल है, एटीपी का निर्माण स्थल बताना है। ए है राइबोसोम, बी है सूत्रकणिका, सी है केंद्रिका और डी है केंद्रक। एटीपी की बात करते हैं तो इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। ये ऊर्जा के अणु होते हैं और ये ऊर्जा के अणु कहाँ पर बनते हैं, राइबोसोम में, सूत्रकणिका में। जिन बच्चों को पता नहीं है सूत्रकणिका, बेटा सूत्रकणिका दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज फेवरेट कोशिकांग ऑफ माई, ये भी कह सकते हैं अपन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जिन बच्चों ने इसका माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका जवाब दिया है सबका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो सी बेंडा ने दिया था। ठीक है, रेखित पेशियों में इसे खोजा गया था। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर जीन का आवश्यक द्रव बताना है बेटा। जीन जो है, जीन का आवश्यक द्रव है। ए है आपका डीएनए, बी है आपका आरएनए, सी है आपका प्रोटीन में वसा और डी है आपका सिर्फ और सिर्फ वसा। जीन का आवश्यक द्रव बताना है बेटा, क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर गुणसूत्र, गुणसूत्र से जीन, जीन से डीएनए। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं जिन बच्चों ने डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए दिया है, बिल्कुल डीएनए का सही जवाब हो जाएगा। डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए जो है वो क्या करता है, आनुवंशिक संरचनाओं को या आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, पूछा जा सकता है। आरएनए कभी भी, कोशिका के अंदर वाला जो आरएनए होता है कभी भी आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता है। लेकिन वायरस के अंदर जो आरएनए पाया जाता है, क्योंकि वायरस के अंदर कोशिका अनुपस्थित होती है, तो वायरस के अंदर जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वायरस के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो जेनेटिक संरचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है। ए है आपका पानी का अवशोषण करना, बी है प्रकाश का अवशोषण करना, सी है वसा का अवशोषण करना और डी है स्टार्च का संग्रहण करना। जवाब देना है एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या हो जाएगा बेटा। एमाइलोप्लास्ट का कार्य पानी का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, वसा का अवशोषण, स्टार्च का ग्रहण करना या स्टार्च को ग्रहण करना, है ना। एमाइलोप्लास्ट की बात करते हैं। एमाइलोप्लास्ट का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या करता है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, प्रश्न थोड़ा हार्ड है क्योंकि अब धीरे धीरे मैं हार्ड प्रश्न आपके लिए ला रहा हूँ, क्योंकि कुछ हार्ड या इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है रिपीट होते हैं बार बार। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने स्टार्च का संग्रहण जवाब दिया है बिल्कुल सबका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आलू के अंदर पाया जाता है, सबको पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आलू पौधे का कंद वाला हिस्सा जिसको अपन तना भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करूं, अगर वसा का संग्रहण पूछता है तो वसा का संग्रहण जो है वो ओलियोप्लास्ट, ध्यान रखना है, वसा का संग्रहण ओलियोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है प्रोटीन का संश्लेषण, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो क्या करेगा, प्रोटियोप्लास्ट कहलाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला प्रोटियोप्लास्ट कहलाएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या इसको अपन एमाइलोप्लास्ट भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमाइलोप्लास्ट किसका हो जाएगा, स्टार्च संग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 दिया गया है कि डीएनए में पेंटोज शर्करा है। डीएनए के अंदर जो पेंटोज शर्करा है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम शर्करा, बी है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, सी है सुक्रोज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब देना है क्या होगा बेटा, डीएनए की शर्करा बतानी है। सिंपल सा सवाल है,
इजी सा डीएनए की शर्करा को किस नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर बात करते हैं, बच्चे काफ़ी संख्या में जुड़े हैं लेकिन उतने नहीं जुड़े हैं जितने जुड़ने चाहिए थे। ठीक है, आपकी लगभग 10वीं क्लास बेटा यार। यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की। बच्चे इसका जवाब लिखते हैं कि सर इसके अंदर राइट आंसर डीऑक्सीराइबोज। बिल्कुल, डीएनए जो है उसको डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, और आरएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है, आरएनए के अंदर क्या पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए जो है होता है बेटा कैसा होता है, डबल हेलेक्स, और उसका डबल हेलेक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। और आरएनए जो है वो कैसा होता है, वो होता है आपका एकल सर्पिलाकार। कैसा होता है, एकल सर्पिलाकार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर पूछा गया है आपसे वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? ए है आपका श्वान और स्लीडेन, बी है सट्टन व बोवेरी, सी है वॉटसन व क्रिक, और डी है डिक्सन और जोली। जवाब देना है वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था बेटा? कमेंट करके आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात करते हैं वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, तो बिल्कुल यहाँ पर वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत जो दिया था वो सट्टन व बोवेरी ने दिया था। ठीक है, सट्टन व बोवेरी ने दिया था। यहाँ पर बात करते हैं श्वान और स्लीडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था, वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलेक्स मॉडल खोजा था, और रसारोहण का जो संसंजन सिद्धांत दिया था, रसारोहण का संसंजन सिद्धांत आपके डिक्सन और जोली ने दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें दिया गया है मनुष्य में मेरुरज्जु का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर ए है मेडुला से कोक्सी तक, बी है आपका मेडुला से हिप्स तक, सी है एक्सिस से मेडुला तक, और डी है मेडुला ओब्लांगेटा से दूसरे कशेरुक स्तर तक। और ये क्लास अब खत्म होने वाली है। अगर आपको केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप आराम से अटेंड कर सकते हो। इसके लिए जो लाइव चैट बॉक्स हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लाइव चैट बॉक्स जो है उसमें सबसे ऊपर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके वो क्लास आप अटेंड कर सकते हो। ये क्लास खत्म होने के बाद में वो क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सबका सही जवाब है बेटा। मेडुला ओब्लांगेटा दूसरे कशेरुक के मेडुला ओब्लांगेटा से दूसरे कशेरुक स्तर तक क्या पाई जाती है? मनुष्य में मेरुरज्जु का विस्तार होता है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर दिया गया है मेरुरज्जु में श्वेत द्रव होता है। ए दूसर द्रव से घिरा होता है, बी है आपका दूसर द्रव के साथ मिश्रित होता है, सी है दूसर द्रव के चारों ओर होता है, और डी है अनुपस्थित होता है। फिर बता देता हूँ, लाइव क्लास बेटा स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद में लिंक यहाँ पर दिया गया है लाइव चैट बॉक्स के अंदर, वहाँ जाके उसको क्लिक कर लीजिए ताकि उस क्लास को भी आप अटेंड कर सको। वो केमिस्ट्री की क्लास है जो इसकी क्लास के ख़त्म होने के बाद में स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं मेरुरज्जु में श्वेत द्रव की। तो श्वेत द्रव की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसर द्रव के चारों ओर घिरा होता है। ठीक है, दूसर द्रव के चारों ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाले हैं कुछ ही देर में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके उसको क्लिक कर लीजिए और उस क्लास को अटेंड करना है। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में वो चालू होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।